फॉर्मूला हमें देखना था, वो फॉर्मूला सही है या ये क्या मैच करना, सॉरी कार्बन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, 12/44 x/y या W1/W into 100 हो जाएगा। तो कार्बन का फॉर्मूला 12/44 यानी A का 5 है। अब A का 5 आपको A ऑप्शन में दिख रहा है, B में भी और C में भी और E में भी, नहीं सॉरी A B C तीनों में A का 5 है, तो मतलब D तो नहीं है आंसर। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर बेटा नाइट्रोजन का ड्यूमा मेथड होता है तो 58/22400 यानी फोर्थ ऑप्शन, तो B का फोर्थ है यानी B और C ऑप्शन होंगे। अब एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 80/188 यानी C का 1 है, यानी B आंसर सही है आपका। बोलो क्लियर है, तरीका क्लियर है, फॉर्मूले तो आपको याद ही है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क एप्रोप्रिएट चॉइस। पहला है क्वेश्चन नंबर 17, लीस्टीन टेस्ट किसके लिए होता है? आई होप तो आपको मालूम हो, लीस्टीन टेस्ट हेलोजेंस के लिए है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। अच्छा ये टेस्ट अभी आपने किए नहीं है ना, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ, लेकिन जितना आपको मालूम है उससे तो लगाइए। आपको जेल्डाल मेथड तो सभी को मालूम है, नाइट्रोजन के लिए था, तो डी का आंसर 101% आप श्योर है 3 है, और डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। और डी का अगर 3 है, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, ए का 4 दिख रहा है, लीस्टीन टेस्ट हेलोजेंस के लिए होता है, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट सल्फर के लिए होता है, और लाइबेक्स टेस्ट आपका कार्बन के लिए, CO2 बनना लाइबेक्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 18, द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर is due to presence of some steam volatile organic compound called essential oils, ठीक है, steam volatile अंडरलाइन करना है। These are generally insoluble in water, तो अब यहाँ क्या मिल गया, they are soluble in steam and insoluble in water। बोलो क्लियर है? वो चीजें बेटा जो स्टीम में घुलती है और पानी में नहीं घुलती, वो कैसे प्यूरिफाई होती है? स्टीम डिस्टिलेशन से। फिर यहाँ आगे है, but miscible immiscible होगा, but are miscible with water vapor in vapor state, यानी स्टीम में घुल रही है। A suitable method for the extraction of these oils from flower is steam distillation। तो वो चीजें जो स्टीम में घुल जाती हैं और पानी में नहीं घुलती, उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई करते हैं, अलग करते हैं, वही तरीका था। क्वेश्चन 19, in Duma method कितने ग्राम of organic compound on combustion give 68.6 ml of nitrogen at 27 degree centigrade and 756 mmHg pressure। अरे ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ज्यादा नियर है तो हम बता देते हैं पूरा। बच्चों पहला पॉइंट देखिए, ये जल्दबाजी मत कीजिएगा कि डायरेक्ट ये 28/22400 into volume upon weight of organic compounds into 100 ये फॉर्मूला लगा। जल्दबाजी में बच्चे गलती क्या करते हैं, कि भैया वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था अगर 2222400 लिखा है, वॉल्यूम ml में है एट STP, यहाँ पे STP नहीं दे रखा, तो STP में चेंज कैसे करते हैं, T1 V1/T1 इक्वल टू V2 V2/T2। ये अधिकतर गलती हो सकती है, करेक्टेड मुझे उम्मीद है अगर आप चेंज नहीं करेंगे, यहाँ वॉल्यूम डायरेक्ट रख के निकालेंगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक, और एक ऑप्शन चेंज करके मिलेगा, चेंज वाला सही है। आइडियल प्रेशर 760 होता है, एग्जामिनर ने हमें प्रेशर दिया है 756। आइडियल वॉल्यूम निकालना है, आइडियल टेम्परेचर 273 होता है, और एग्जामिनर ने हमें टेम्परेचर दे रखा है दैट इज 300। ये जल्दबाजी में गलती क्या होती है हमसे, हम 27 ही रखते रहते हैं, जबकि आइडियल इज इन डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल था एसटीपी का। तो यहाँ का वॉल्यूम इस समय हमें क्वेश्चन में गिवन है, व्हाटएवर द वैल्यू, द वैल्यू गिवन थी शायद 68.6 ml, तो यहाँ ml में वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चों अब क्लियर है, ये तरीका क्लियर है कैसे करना है डन। अब पहले यहाँ से वॉल्यूम निकाला जाएगा और वो वॉल्यूम जो यहाँ से आएगा दैट वुड बी प्लेस्ड हियर, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कुछ पॉइंट्स पे था 0.52 गिवन है, फिर सॉल्व। इज इट क्लियर? तो ये 68.6 डायरेक्ट नहीं रखना। अब अगर
अगर मैं वैसे बात करूं कि 68.6 से ज्यादा रखना है या कम, तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखिए, ये 756 है, ये 760 है, तो बराबर ही, इन्हें निपटा दो, इन्हें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 273, ये 300, यहाँ अंतर ज्यादा, दैट मीन्स जो हमारा वो आएगा वो 68.6 से कम है। क्यों कम आएगा? क्योंकि ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग ज्यादा है, इसलिए 68.6 से स्लाइटली कम आना चाहिए। भले ही ये भी थोड़ा बढ़ रहा है बेटा, ये कम आना चाहिए, ज्यादा थोड़ी। 69 क्यों, 68.6 से कम आना चाहिए। देखो इसलिए ये बढ़ रहा है थोड़ा सा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो आप ये वॉल्यूम जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? आप देख करो बेटा, 273 ऊपर चला जाएगा, 760 नीचे आएगा। मैं कह रहा हूँ इसे अप्रोक्सीमेटली सेम मान लिया, इसे डिवाइड किया, ये 1 पॉइंट कुछ आया, 1 पॉइंट कुछ आया, तो कुछ कम आएगा, स्लाइटली लेस, 68 मान लीजिए ये आया। फिर आप पुटअप करके आंसर, ठीक है, करके देख लीजिए। 68.6 था, उसमें थोड़ा सा कम करेंगे, 68.42 ऐसे कुछ होगा, तब ये सॉल्व किया जाए, ठीक है। आप इसे अब चेक अगर करें कितना आ रहा है, ये बहुत क्लोज कैलकुलेशन है, क्योंकि ऑप्शन भी ना 12 है, फिर 16, 14 है, 15 है, 16 है, तो अप्रोक्सीमेशन हम ज्यादा कर नहीं सकते। और 15.8 और 16.2 में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो फिलहाल तो आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आया वो बात, ठीक है। एग्जाम में ये टाइम किलिंग क्वेश्चन होते हैं, इन्हें बाद में करना चाहिए जब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब खाली मैथमेटिक्स उठा के कर, ठीक है, ये टाइम वेस्टिंग के लिए ही दिए जाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है, 0.2 gram of organic compound contain carbon, hydrogen, oxygen on combustion yield 0.1 gram, 5 gram of CO2 and 0.12 gram of water। भैया आपको याद होगा कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकलती है, ऑक्सीजन की नहीं। 100 में से माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। तो आप पहले कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे। कार्बन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? 12/44 into x की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? x मतलब वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.15 ग्राम, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.2 into 100। बस एक ही परसेंटेज निकालोगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज चारों में अलग अलग, कोई भी एक परसेंटेज निकाल लो आंसर मिल गया। तो यहाँ 0.15 और 0.20 अगर दे दें, 5 3 टाइम, 5 4 टाइम और 4 3, ठीक है, 4 3 टाइम 12, 4 11 टाइम। तो न्यूमरेटर में मुझे 900 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में मुझे 44 दिख रहा है। 44 2 टाइम्स 88, यानी 20 से ऊपर का आंसर देखना है मुझे। तो 20% हमें दिख रहा है, जबकि 20% होता है 880। मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, चला 20% ही लग रहा है। और 50% एक बार चेक कर लेना, मुझे 20 लग रहा है, 2880 होता है, 900 नॉट 12, हाँ 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 20 में एक ही ऑप्शन है तो कोई सही होगा, और कोई तरीका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 4 3 टाइम, 4 4 टाइम, 11 into 4 40। मतलब मैंने बेसिकली ये काटा है, वो 44 वैसे के वैसे ही रहा है, ठीक है, लेकिन आई टू 900 बाई। तो साफ क्लियर है कि कार्बन 20 है तो हाइड्रोजन 6 होगा और ऑक्सीजन बचा हुआ होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा है ही, ठीक है। कार्बन तो 20 है, क्लियर ही, तो इसलिए आंसर डी से। कोई डाउट है किसी बच्चे को? लास्ट following question, so yeah, answer the following question based on the paragraph. Stability of carb-cation, alkyl free radical and alkene can be explained on the basis of hyperconjugation। सही बात है, जिनकी भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हाइपरकंजुगेशन से होते हैं, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे कैटायन हो, चाहे एल्कीन। याद है ना, more the hyperconjugation structure, more the stability. In all these cases, there is a presence of hydrogen atom at the adjacent carbon to sp2 hybridized carbon atom। सही बात है, डबल बॉन्ड से पिछले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाले से पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। यहाँ लिखा हुआ है total number of hyperconjugation structures depends upon the number of hydrogen atom present on the sp2 कार्बन, या
hydrogen of the next to the sp2 carbon. More the hyperconjugation structure, more the stability of ion. सारी बातें सही हैं. अब क्वेश्चन पहला क्या है? पहला हाइपरकंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल. तो वैसे भी आप मान के चलना बच्चों, एग्जाम में अगर कभी कोई पैराग्राफ देते हैं 99.9% उस पैराग्राफ में कोई आंसर नहीं. 99.9% तो पैराग्राफ खाली ये बताता है कि देखो हम इस टॉपिक के बारे में नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, बाकी पैराग्राफ में कुछ होता नहीं. अब बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर, हाइपरकंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन. ठीक है, बताइए इसमें पॉसिबल नहीं है. आई होप तो आपको शायद समझ में हो गया. बी आंसर में पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? बी आंसर में डबल बॉन्ड कार्बन तो है, इसके पड़ोस में कार्बन नहीं है. sp2 के पड़ोस में कार्बन चाहिए था, वो नहीं है. ए ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है. ए ऑप्शन में बता रहा हूँ, ए ऑप्शन में हाइपरकंजुगेशन 3 बनेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड से पिछले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन. बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन में 9 हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके पड़ोसी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन यहाँ और ऐसे ही 3 यहाँ और ऐसे ही 3 यहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो इससे हाइपरकंजुगेशन होगी. तो बेसिकली यहाँ 9 हाइपरकंजुगेशन और डी वाले ऑप्शन में 12 हाइपरकंजुगेशन है. तो हाइपरकंजुगेशन कितना आना चाहिए? अगला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. इन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया है. ए ऑप्शन में 3 हाइपरकंजुगेशन है, बी में 6 है, सी में 9 है और डी में 12 है. जिसमें हाइपरकंजुगेशन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है. तो डी सबसे 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 4 3 2 1 इज सेकंड या बी ऑप्शन. चलिए ये कल की शीट थी, इज फिनिश. कोई डाउट है कल की शीट में? कल के या आज के क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, किसी में अगर डाउट है तो पूछिए. बच्चों आप कोशिश यही करेंगे आगे की जब हम पढ़ाई करेंगे ना, दैट इज जो नया कोर्स टर्म 2 का स्टार्ट करेंगे, तब भी हम यही कोशिश करेंगे कि भले ही क्लास में डिस्कस हो या ना हो, डेली एक शीट आपको रोज मिले ऑब्जेक्टिव, चाहे वो क्लास में डिस्कस हो पाए या ना हो पाए, बट आपको शीट रोज मिलनी चाहिए जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव पे कमांड करें. और टॉपिक वाइज मतलब जिस दिन हम जो पढ़ाएंगे उसी की शीट दे. भले 10 क्वेश्चन बने, 5 बने, हो सकता है किसी टॉपिक में 20 नहीं बने, जितने भी बनेंगे डे टू डे आपको शीट देने की कोशिश करेंगे डे. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं रेडॉक्स पे. तो रेडॉक्स की आज ऑनलाइन वाले बच्चे तो शीट वहां से निकाल लीजिए, आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया है. ठीक है, अब बाकी लोग देखिए पहला क्वेश्चन. अब मैं आपको पहले 5 मिनट देता हूं. आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो बैलेंसिंग का है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है. अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए. पहले मैं बैलेंसिंग वाले को 2 मिनट बात कराता हूँ. पहले इजी वाले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हिच इज नॉट रेडॉक्स? बताओ बेटा, व्हिच इज नॉट रेडॉक्स? वेरी गुड बेटा, क्यों नहीं है ये रेडॉक्स? वेरी गुड, ए वाले में सिर्फ डिकम्पोजिशन हुआ है. शुरू में बेरियम +2 है, बाद में +2 है. BaO2 का ऑक्सीजन -1 है, बाद में ही -1 है. H2O2 में जो सल्फेट है बाद में भी सल्फेट है, हाइड्रोजन +1 है, बाद में. ए में कोई चेंज नहीं है. अच्छा, इसको दूसरा तरीका देखने का है, बाकी तीनों में तो चेंज होंगे. इसका मतलब अगर एक इसको नहीं समझ में आया तो बाकी तीनों में चेंज दिखा दें. जैसे देखिए बेटा, डी ऑप्शन में O2 लिखा है, O2 अकेला लिखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. गेटिंग माय पॉइंट? और बाद में BaO2 रट लीजिए, समझ लीजिए, BaO2 परऑक्साइड है, तो बाद में बेरियम परऑक्साइड का -1 है ऑक्सीजन का. अब ऐसे सी ऑप्शन में देखिए, बाद में O2 अकेला दिख रहा है, तो O2 अकेला है तो 0 है, जबकि शुरू में KClO3 में ऑक्सीजन -2 होगा. तो यानी ऑक्सीजन का चेंज हुआ है. अगर ऑक्सीजन का है तो क्लोरीन का भी चेंज होगा. फिलहाल चेंज हो रहा है. ऐसे ही डी ऑप्शन में देखिए, बाद में सल्फर अकेला है जबकि शुरू में नहीं था, इसका मतलब चेंज हुआ ही हुआ है. तो किसी एक में भी चेंज हुआ है तो वो रेडॉक्स हो गया. समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. which reaction does not involve either oxidation nor reduction या और reduction? तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम है. बताइए थर्ड का आंसर कौन सा सही है? यस, आंसर इज सी. क्यों? ए ऑप्शन में देखिए, शुरू में VO के ऊपर चार्ज +2 है, दिस इज +2.
तो V का ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन का -2 एडिशन +2, तो ये 4 आ रहा है। जबकि बाद में इन्होंने V2O3 बनाया है, दैट मींस यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। तो ये इस फॉर्मूले से किया जाएगा, दैट इज सिंपली, कोई डाउट आता है ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को? बच्चों सभी को ध्यान है, ये मेथड याद है। तो यहाँ 3 आ रहा है, शुरू में 4 है, फिर रेडॉक्स है, शुरू में सोडियम अकेला है तो 0 है, बाद में सोडियम +1 है तो 1 है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ये भी ऑक्सीडेशन है। फिर क्रोमियम वाले केस में देखें, Cr2O4-2, क्रोमियम का X -8, ठीक है, इक्वल टू -2, X इक्वल टू 6। और ऐसे ही बाद वाले में देखिए, यहाँ बाद में है Cr2O7-2, तो 2X -14 -2, भैया एक का x, दो का 2x रख देंगे, एक का 2 दूसरे का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल टू 6। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, क्या कंसेप्ट लगाया? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हमें फोर्थ क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगाना है? x, y और z की वैल्यू दे रहे हैं और किस ऑप्शन में इन वैल्यूज का सम चार्ज के इक्वल आता है। चार्ज 0 है, तो किस इन चारों ऑप्शन में से किसमें ये 0 के इक्वल आएगा? ये देखिए, x 2 है, y 5 है और z -2 है। तो यहाँ पहले ए ऑप्शन में आप x2 रखेंगे, y5 रखेंगे तो +7 हो जाएगा और माइनस में खाली 4 होगा, तो भैया चार्ज आ जाएगा +3। बी ऑप्शन में x आपका 2 है, x 2 होने से 4 हो गया, z आपके 3 2 6 है, ठीक है, z 6 है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 से तो 12 हो जाएगा और y 10 है, तो अभी चार्ज आ गया। चार्ज कितना आ गया आप निकाल लो, y हो गया आपका 10, x हो गया 4, 2 2 4, 14 आ रहा है प्लस का और 12 आ रहा है आपका माइनस का, तो +2 चार्ज रहेगा। सी वाले में आपका x 3 है तो 6 हो गया ये, z आपके 8 है और y 2 है, तो 16 प्लस का और 16 ही माइनस का दिख गया, तो इसलिए 0 हो गया। तो सी वाले में चार्जेस बिल्कुल सही आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं। तो एक बार सी वाले को लिख के दिखा दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया देख लीजिए। सी वाले में x 3 है, y है और z 4 है। अब हमें यहाँ करना क्या है, x की वैल्यू +2 रखिए, y की वैल्यू आप 5 सॉरी y जिसका होल प्राइस है ना, y वो है तो 2 into y की वैल्यू रखते हैं 5 और माइनस में z है, 8 एटम है और 2 से मल्टीप्लाई, इसका आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 16, दैट मींस 0 और इसलिए सही है। LHS 0 है, RHS 0 था, इसलिए आंसर 0 आ। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5, the number of electrons involved in the reduction of this in acidic nature। बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालने के दो तरीके होते हैं, one method is oxidation number method and other method is ion electron method। आपको जिसमें सहूलियत लगे आप उससे निकाल लीजिएगा, मैं दोनों से आंसर आपको बता रहा हूं। देखिए पहला मेथड जो मोर रिलायबल होता है वो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये है आपका Cr2O7-2 और ये चेंज हो रहा है Cr+3। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे किया जाता है, यहाँ पहले 2 एटम है तो कर लिए जाते हैं, फिर यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर लगाए जाते हैं, 7 वाटर के लिए 14 एटाइन लगाए जाते हैं। अब चार्जेस देखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड चार्ज आ रहा है +14 -2 यानी +12, राइट हैंड साइड चार्ज है +6, +12 और +6 में 6 का अंतर है और अगर 6 की बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस चार्ज होता है, तो अगर आप यहाँ -6 करेंगे तभी दोनों इक्वल आएंगे, तो आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया है एक तरीके। सेकंड मेथड बच्चों ये है Cr2O7-2
Cr+3 लिखा, आपने यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाला क्योंकि +6 आएगा, 2x - 14 = -2, 2x = 12, x = 6 और यहाँ x आ रहा है 3, तो 6 से 3 में 3 का चेंज है, लेकिन इसके वन मोल में 2 एटम और 2 एटम क्रोमियम होने के लिए टोटल चेंज कितने का हो गया 6 का। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन से भी। ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि यहाँ पे एक एटम का चेंज ना लिख दीजिएगा, पूरे मोल का चेंज बताना पड़ेगा। दैट इज टोटल चेंज 6 का है, तो ये पूरा मोल 6 इलेक्ट्रॉन ये है। कोई डाउट? देन क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंसिंग का, एक मिनट रुक जाते हैं, अभी हम बैलेंसिंग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सॉरी 6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। आप भूल गए H2SO5 एक एक्सेप्शन था और इसका नाम ही है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। आपका आंसर 8 आ रहा है, बट सल्फर का 6 से ज्यादा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? सल्फर का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 6 घर में है तो 8 लूज कैसे हो गए? मतलब आउटर मोस्ट में 6 है तो 8 कैसे लूज हो जाए? याद नहीं आया? डायलॉग मारा था इसमें, घर में नहीं था, अम्मा जी सुना। और ये है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये है H2SO5, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 8 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से टपके? तो इसीलिए आंसर 6 ही। का हाईएस्ट कितना है 7, क्योंकि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5, तो आखिरी में 4s के 2 और 3d के 5 ये दोनों निकल सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा। और क्रोमियम का, क्रोमियम 4s1 3d6 3d5 होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 कर देते हैं, 4s1 3d5, तो टोटल 6 हो गया, 4s का 1 और 3d5, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और बेटा पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +8 है, इसका +8 कॉपी में लिखाया जरूर होगा, इसका है OS ऑस्मियम, Xe xenon और रुथेनियम, ठीक है, Ru रुथेनियम, इन तीन का +8 होता है, याद रखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बेटा 8 क्वेश्चन पढ़ बेटा, बता क्या आएगा, देख लेना अपने आप को। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस लैंग्वेज में दो तो अच्छे घबरा जाते हैं। देखिए, इन अ रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। शुरू में 1 मोल कंपाउंड का वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 चार्ज कम हो जाए, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में +5 है वो 3 कम होके +2 हो जाएगा, और +2 ऑक्सीडेशन नंबर सी ऑप्शन में है। खत्म, सी आंसर हो गया। समझ में आया? मैं 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 8 मैं कहां पहुंच गया? 8 सही तो है, 7 तो मैंने कहा ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और उन्होंने कहा 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, कितने इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये है H2, उन्होंने कहा इसका एक ही मोल लेंगे और इसे 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 से 3 लेने का 2 रह जाएगा, तो ये हो गया प्लस। बस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, कई बार हम अटेम्प्ट ही नहीं करते। चलिए अब मेरे को सी ऑप्शन दिख रहा था 8th का, हाँ ठीक है, वनी बोल तो मैंने। नेक्स्ट बताइए।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9. In balancing half reaction this, the number of electron must be added. बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और किस साइड ऐड करेंगे ये देखना है. देखिए ये है S2O3 -2 और इससे बन रहा है बाद में सल्फर, है ना, सल्फर. तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने का तरीका क्या था कि यहाँ दो एटम है, दो कर लेते हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3 वाटर जोड़ देते हैं, 3 वाटर का मतलब 6 एच जोड़ दें. अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो ये +6 है और -2 है, यानी ये +4 बचा, वहां 0 है. तो अगर हम यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो +4 और -4 मिलकर 0 हो जाएंगे. ये +4 चार्ज बचा था और -4 ऐड किया तो प्लस माइनस मिलकर 0. वैसे देख लो, पहले यहाँ सल्फर 2 थे, सबसे पहला काम 2 सल्फर करेंगे, फिर ऑक्सीजन 3 थे तो 3 वाटर जोड़, 3 वाटर में 6 हाइड्रोजन आए तो 6 एच आए. इसके बाद चार्जेस देखें, +6 ये है और -2 ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड +4 है, राइट हैंड साइड कोई चार्ज नहीं तो 0 है. तो +4 और 0 को बैलेंस करना था. हमारे पास बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन है यानी माइनस चार्ज. इसे माइनस चार्ज देंगे तो ये माइनस चला जाएगा, इसे माइनस देंगे तो ये प्लस कम होते होते 0 आएगा. 4 इलेक्ट्रॉन दिए बैलेंस, आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट साइड. दैट आंसर. कंफ्यूज कराया है नहीं उन्होंने, 4 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट दिया ही बात कर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. हमें जरा 10 आप करने के बाद बैलेंसिंग भी देखेंगे फर्स्ट से लेकर 10 तक की जो छूट गई. क्वेश्चन थोड़ा आसान है. Which of the following chemical reaction depicts the oxidizing behavior of H2SO4? यानी आपको ये सोचना है, अगर H2SO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करेगा तो सल्फर जो शुरू में +6 में है बाद में +6 से कम में जाएगा. तो एक तरीका तो ये देखना है कि किसमें सल्फर बाद में +6 से कम में है. तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया सल्फर +4 में. दूसरा तरीका ये है कि बाकी सब में या तो सल्फर का चेंज ही नहीं होगा, ऑब्वियसली चेंज ही नहीं होगा क्योंकि सल्फर पहले से ही मैक्सिमम पे है 6 पे. तो बी में देखिए कैल्शियम सल्फेट है यानी सल्फर पहले की तरह सल्फेट में है. सी में भी सल्फेट में ही है NaHSO4 यानी सल्फर का चेंज नहीं हुआ. और डी में भी SO2Cl2 है तो सल्फर 6 में है. तो बी, सी और डी तीनों में सल्फर का चेंज ही नहीं हुआ है. जबकि ए ऑप्शन में ये रहा HI, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ये I2 बना, ये SO2. तो एक पहचानने का तरीका ये है कि सल्फर +6 से +4 गया, इसका रिडक्शन हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दूसरा तरीका ये है आयोडीन -1 से 0 गया यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन कराने वाला तो यही है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 है. तो ए आंसर इसका. फिर से बोलो, कैल्शियम +2 है, सेकेंडरी ग्रुप का फिक्स है, कैल्शियम सल्फेट है वो भी, अरे है तो SO4 ही ना. यहाँ आपको ये पूछा गया है कि सल्फर H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. अगर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना रिडक्शन होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद का रिडक्शन. और अगर रिडक्शन होगा तो सल्फर जो यहाँ +6 में है +6 से कम जाएगा और +6 से कम SO2 में है इसलिए +4 है. और एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में सल्फर का कमी नहीं हुआ है, फिक्स रहा है, 6 ही रहा है. चलिए अब आप पहले 10 दोबारा देखिए, इवन जो बैलेंसिंग छूट गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, वो भी करेंगे. तो स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन देख लीजिए. डन.
पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं KMnO4 की अमोनियत है। क्या आ रहा है बेटा, आंसर बताइए। थोड़ा ऑप्शंस को भी देख लिया करिए। देखिए x की वैल्यू 4 है, 8 है और 3 है, तो मुझे लग रहा है बी या सी में होना चाहिए, क्योंकि x 2 बार 8 दिखाया गया है, तुक्का फिगेशन। और y की वैल्यू 3 और 6 है, और y 2 जगह 6 दिख रहा है, तो सी आंसर ज्यादा सही लग रहा है कि वो कंफ्यूज करा रहा होगा, शायद y 6 आ रहा हो, है नहीं? तो ऐसा लग रहा है कि सी हो, लेकिन दैट्स अ तुक्का फिगेशन। अब आप सॉल्व करके देखें। देखिए सॉल्व करना कैसे है, ये है कि MnO4 प्लस अमोनिया गिविंग यू KNO3 प्लस MnO2 प्लस KOH प्लस वाटर। और ये कह रहे हैं इन दोनों से मतलब है बैलेंस से, बाकी से नहीं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -3 है, यहाँ +5 है, नाइट्रोजन में 8 का चेंज है, Mn का +7 है, यहाँ +4 है, Mn में 3 का चेंज है। ओके बेटा, यहाँ 8 and 3 आएगा, तो बैलेंसिंग डायरेक्टेड 8 and 3 आएगी, 6 नहीं आएगा। एक बार चेक कर, 8 and 3 इज द आंसर, बी आ रहा है, सी नहीं। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए फिर कर, दोबारा करें। यस सर, एक बार और करा दीजिए। देखिए बेटा, हमने किया क्या है, यहाँ जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, ये कॉमन मिस्टेक है, नाइट्रोजन का -3 है और बाद में नाइट्रोजन का +5 है, तो -3 और +5 में जल्दबाजी में बच्चों को लगता है 2 का चेंज। नहीं भैया, -3 से 0 तक 3 का चेंज है, 0 से +5 फिर 5 का चेंज है, तो टोटल 5 + 3 8 का चेंज है। तो यहाँ का चेंज 8 है और यहाँ का चेंज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका निकालिए, ये 3 आएगा, यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, एकदम सिंपल है ये। तो यहाँ चेंजेस दिख रहे हैं। अगर आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आ रहा है तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल चेंजेस निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये 8 KMnO4 का कोएफिशिएंट हो जाएगा और ये 3 अमोनिया का कोएफिशिएंट हो जाएगा। हाँ जी, ये रेड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा आयन इलेक्ट्रॉन होता तो पहले 2 बार में इक्वेशन लिखते, फिर अलग-अलग करते, वो लेंथी मेथड। कोई डाउट बोलो बेटा, कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है, आ गया समझ में? गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ा था, उसको भी देख लेते हैं। बेटा 7 क्वेश्चन ये था, यहाँ MnO4 माइनस था, साथ में ऑक्सिलरी आयन था C2O4 -2 और H आयन, और इन्हीं तीनों के वो कह रहा है कोएफिशिएंट चाहिए हमें। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। थोड़ा इसमें ध्यान ये रखना है कि MnO4 माइनस में Mn शुरू में +7 है, बाद में +2 है, 5 का चेंज है। But point to note is this, ऑक्सिलेट आयन में शुरू में 3 है, CO2 में 4 है, 1 का चेंज, बट ये 1 का चेंज है, 2 का चेंज है। एक बार डिस्कस हो चुका है कि 1 मोल में जितने एटम होते हैं उतने टाइम्स का चेंज देखा जाएगा। यहाँ कार्बन 2 है, एक कार्बन में आपका 3 था, एक कार्बन का 4 था, एक कार्बन में 1 का चेंज है, तो 2 कार्बन में 2 का। ये 2 यहाँ आया, 5 यहाँ आया। पहले ऑप्शन देखते हैं 2 और 5 में कितने हैं। 2 और 5 में एक ही ऑप्शन है, तो बात खत्म हो गई। फिर भी पूरा कर लेते हैं। Mn2 है तो 2 बैलेंस करिए, कार्बन 10 है तो यहाँ 10 बैलेंस करिए, और ऑक्सीजन यहाँ है 5 to the 20 + 8 28, तो यहाँ 8 आ गए और 8 का मतलब 16 H आएगा। ठीक है, 2, 5 and 16 आर द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई डाउट है किसी को? तो बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालना है, और ये अगर आपने गलती कर दी ना 1 का चेंज, तो ऑब्वियसली आंसर आपका गलत है। और यूजुअली एग्जाम में जब पेपर बनाता है वो सारी गलतियां देख के बनाता है कि बच्चे से ये मिस्टेक होगी, 1 का चेंज निकालेगा, तो वो भी ऑप्शन यूजुअली वो डालता है। ठीक है, अब 1 से लेके 10 तक सारे हो गए मेरे हिसाब से। आप एक बार 1 से 10 तक को पहले नजर मारिए, कोई आपको नहीं आया हो पहले वो पूछिए, फिर 10 से 20 हम करेंगे। अभी कोई डाउट बेटा? 1 से 10 तक डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब स्टार्ट करें 11।
अभी एग्जैक्ट 6 है, ठीक है। 11th देखिए, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज। आई होप तो ऐसे क्वेश्चन अब आप जल्दी कर लें। देखिए बेटा, सी ऑप्शन में NO2 लिखा है और बाद में N2O4 लिखा है, NO2 का डबल कर दिया गया, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे शुरू में नाइट्रोजन +4 है, बाद में +4 है। देखिए हमने ए ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया? एक्चुअली ए ऑप्शन में शुरू में नाइट्रोजन +4 थी और बाद में +5 और +3 दो टाइप की दिखी रही है बनती हुई। बी ऑप्शन में शुरू के कंपाउंड 0 है, N2 और O2 0 है और बाद में +2 और -2 है, चेंज हो रहा है। और ऐसे डी ऑप्शन में आखिरी में N2 अकेला है यानी 0 है और शुरू में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, तो इसलिए इन तीनों में चेंजेस है, इसमें नहीं। क्लियर है बच्चों? हाँ, सी में चेक करिए ना, नाइट्रोजन का शुरू में +4 बाद में +4 चेंज, ठीक है। डन। 12 Cr2O7 -2 plus Fe+2 plus H ion giving you Cr plus 3 Fe plus 3। तो क्रोमियम में अगर आप समझ चुके हैं, एक बार अभी किया था कि क्रोमियम में 6 का चेंज होता है, एक में 3 का, दो में 6 का चेंज, और आयरन में सिर्फ 1 का ही चेंज है। तो क्रोमियम का जो 6 है वो आयरन के बाहर लिखा जाएगा, तो आयरन में तो 6 आ जाएगा यहाँ, और आयरन में 6 के दो ऑप्शन है, ए और बी, है ना। अब आपको हाइड्रोजन देखना है, तो आयरन ये हो गया, क्रोमियम ट्वाइस हो गया, 7 ऑक्सीजन है, 7 वाटर बन जाएंगे। 7 वाटर अगर बनेंगे तो 14 H आयन आएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, नहीं 14 H आयन है, सॉरी बी ऑप्शन में है, तो 6 आयरन है, 14 H आयन। कोई डाउट आया समझ में? ये मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, लिख के नहीं बताया, समझ में आया? कोई ऐसा जैसे नहीं आया तो लिख के बताओ। हाँ, क्रोमियम में 3 का चेंज था, लेकिन दो क्रोमियम में 6 का हुआ, आयरन में 1 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आयरन के बाहर कोएफिशिएंट 6 आ गया। फिर बैलेंसिंग की तो हाइड्रोजन हमें 14 दिख रहे हैं, तो 14 है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following process represents disproportionation reaction? आपको याद है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन, एंड आई होप तो आपको डायरेक्ट दिख भी गया। बी आंसर में आयोडीन का शुरू में 0 है और बाद में आई नेगेटिव में वो माइनस में चला गया और आईओ3 नेगेटिव में वो प्लस में चला गया, तो आयोडीन का 0 भी और माइनस में भी और प्लस में भी, तो आयोडीन का ही चेंज हो रहा है, दोनों तरफ चेंज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज, तो ये हो गए डिस्प्रोपोर्शन। कोई डाउट है बेटा? देखिए फर्स्ट वाले में जो नाइट्रोजन HNO3 है ना, वो +5 है बेटा, +5 जो ऊपर तो जाएगा ही, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, वो तो मिड में हो तो दोनों तरफ जाता है ना, जो चीज पहले से हाईएस्ट में बैठी है तो हो ही नहीं सकती डिस्प्रोपोर्शनेशन। और इसमें नाइट्रोजन बाद में खाली +4 में गया है और कॉपर नाइट्रेट में तो नाइट्रोजन +5 ही है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statements is not true? अच्छा, अगर which of the following statements का है तो R आना चाहिए, है ना, और अगर अच्छा which one of the following हो गया, ठीक है, तो ये सही है, तो ग्रामर पकड़ रहे हैं। चलो केमिस्ट्री पे आओ। In a chemical reaction, oxidation is always accompanied by reduction. True or false? रमनिया दिन कैसी बात कर रहे हो? अगर कभी ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन तो हुआ ही होगा। अरे केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, अगर केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर उसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या रिडक्शन नहीं होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो साथ साथ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ। अरे किसी ने लॉस किया तो किसी ने गेन किया, तभी तो लॉस किया, पागल थोड़ी है भाई। रिएक्शन हो रही है तो लॉस और गेन साथ में चल रहा होगा ना, कोई एक लॉस करेगा एक गेन, तो ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ही। तो वही लिखा है उसने, थोड़ा इंग्लिश में आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश थोड़ी और मजबूत करो। इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड, मतलब उसके साइड बाय साइड पैरेलली चल रहा है बाय रिडक्शन, सही बात। व्हेन ए नेगेटिव चार्ज आयन changes to neutral species, the process is oxidation। भैया माइनस से 0 की तरफ जा रहा है तो ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है,
ये भी सत्य है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, अपना रिडक्शन होता है और रिडक्शन होता है गेन ऑफ एनर्जी, तो ये गलत है। और कन्वर्जन ऑफ दिस इज ऑक्सीडेशन सही है, शुरू में Mn+6 में, बाद में +6। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए आज यहाँ पे कल ये बचे हुए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप करके लाएंगे, ठीक है। और बेटा जो बच्चा अगर शीट लेना चाहे यहाँ, या तो ऑनलाइन वालों से कह रहा हूँ, या तो अपने किसी फ्रेंड से कह दिया करिए, क्योंकि मैं फोटोस्टैट हमेशा उतनी ही लाता हूँ जितने बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ चली जाए मुझे पता नहीं, तो आप किसी फ्रेंड से कह लीजिए यहाँ से पिक करके। कल का टॉपिक, कल संडे मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे का टॉपिक रेडॉक्स और करेंगे, अभी रेडॉक्स एक और करेंगे शीट, एक रेडॉक्स की और करेंगे रिवीजन में, ठीक है। थैंक यू मंडे सर। रेडॉक्स,